नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं कंसल्टेंट्स की आवाज़। इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, किस तरह से वो उनका सामना कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलदीप, रेज इमिग्रेशन के मालिक। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और किस किस चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कमल जी, सबसे पहले आपका देश प्रदेश खबर में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूं। कमल जी, आप पिछले 15 सालों से रेज इमिग्रेशन चला रहे हैं और किस किस तरह की आपको, खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है, अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? गुलियानी जी, से पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा गया है, चौथा स्तंभ है ये लोकतंत्र का, और जिस तरीके से आप आम आदमी की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो जहां तक हम बात करें, जैसे आपने हमारी समस्याओं के बारे में पूछा, तो आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो आइलेट्स की इंडस्ट्री है, इसको शिक्षण संस्थानों जैसा व्यवहार इसके साथ ना किया जाए। हमारे जो आइलेट्स और कोचिंग सेंटर्स हैं, वो शिक्षण संस्थानों से काफ़ी मामले में भिन्न हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका जो आयु वर्ग है, जो जिस एज के बच्चे हमारे पास आते हैं, मोस्टली वो 18 साल से ऊपर होते हैं। जबकि स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, नॉर्मली 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, वो मैच्योर हैं बच्चे, जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको वो बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें मास्क डालना है, हमें सैनिटाइजेशन करनी है। शायद स्कूल के बच्चे वो इतने प्रभावी ढंग से ना कर पाएँ, लेकिन जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जो कि 18 साल से ऊपर हैं, जो कि बाकी सब काम कर रहे हैं, जो बच्चे मार्केट में जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, बाकी सब जगह वो जा रहे हैं, तो उसी तरीके से वो लोग बढ़िया तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। पॉइंट 1, तो उन बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे इजाज़त दी जाए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो हमारी कोचिंग है, वो स्कूलों से डिफरेंट है। स्कूल में नॉर्मली जो उनकी जो कार्य अवधि होती है, नॉर्मली उनका जो सेशन होता है, वो 1 ईयर का होता है। लेकिन जो हमारी कोचिंग है आइलेट्स की, वो 15 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 1.5 महीने तक बच्चा कंप्लीट करके चला जाता है। तो हमें 1 साल तक नहीं पढ़ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जैसे कि बाकी सरकार के शिक्षण संस्थान हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो ओपन हो गए हैं, उनमें हाफ स्ट्रेंथ के साथ पढ़ने की अनुमति, ट्रेनिंग की अनुमति दी गई है। वैसे ही हमारे कोचिंग सेंटर्स, आइलेट सेंटर्स को भी आधी स्ट्रेंथ के साथ, मान लीजिए मेरे पास 50 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी है, तो 25 बच्चों के साथ, 20 बच्चों के साथ या 15 बच्चों के साथ हमें पढ़ाने की अनुमति दी जाए, ताकि जो हमारे स्टाफ के जो खर्चे हैं, जो उनको सैलरीज हमें देनी है, कम से कम हम वो निकाल सकें। और एक जो अहम मुद्दा है, जो हमारे पास बच्चे आते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं आते, मैक्सिमम जो लोग पीआर के लिए बाहर जा रहे हैं, जैसे बैंकर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जो लोग हैं, ये इनको पीआर के लिए भी आइलेट्स की और बाकी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। तो जो युवा हैं, एक तो वो, और ये लोग जो टेक्निकल साइड से हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास जो स्टूडेंट इस समय आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी 5-6 महीने वेस्ट हो चुके हैं, और वो बच्चे अपनी उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि इट्स द मेक टाइम और ब्रेक टाइम। बच्चों का पूरा करियर जो है इस समय दाव पे लगा हुआ है। तो हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि बाकी सेंटर्स की तरह हमें भी पढ़ाने की अनुमति दी जाए। कमलदीप जी, अभी सरकार ने जो क्लासेस लगाने की अनुमति नहीं दी, तो काफ़ी जो सेंटर्स हैं वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से वो बच्चे आइलेट्स क्लियर कर पाएंगे, या क्या ड्रॉबैक आ रहा है उनका? देखिए, हमारा जो अम्बाला है, इसके आसपास काफ़ी गांव आते हैं, ठीक है, और बेसिक्स जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, जिनकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, जो पहले सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, वो बच्चे जल्दी ग्रैस्प कर जाते हैं इंग्लिश को। ऐसे बच्चे ऑनलाइन में ज़्यादा कामयाब हैं। लेकिन जिन बच्चों का बेस जो है हिंदी मीडियम से है या पंजाबी मीडियम से है,
जिनको ग्रामर्स नहीं आती, जिनको बाकी चीज़ें जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है बेसिक्स, उनको ऑनलाइन स्टडी जो है उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। दूसरा, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का और लाइट के जो कट्स लगते हैं उसकी भी बड़ी समस्या है। तो इस वजह से जो ऑनलाइन सिस्टम है वो इतना कामयाब नहीं है। बच्चों के जो फीडबैक हमारे पास आया है, मैक्सिमम जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ऑफलाइन जो पढ़ाई का माध्यम है वो एक बढ़िया माध्यम है। जी, कमलदीप जी, काफ़ी बच्चों ने अभी इस सेशन में, इस जो मार्च का, खासकर मैं कहूँ कि मार्च से जो सेशन शुरू होना था, काफ़ी बच्चों ने एक भविष्य तय किया था कि वे फ़ौरन जाके अपना अच्छा भविष्य बनाएंगे, अपने परिवार का अच्छा भविष्य बनाएंगे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद उनको ये क्लासेस नहीं मिल पा रही जो वो करना चाह रहे थे। तो उनका भविष्य कैसा रहेगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो बच्चे हैं सबका 1 साल तो ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है जी। ठीक है। अब जितना आगे का समय है हम उसको सदुपयोग कर सकते हैं। जो सेशंस बच्चों के निकल गए हैं पिछले 5-6 महीने वो तो वेस्ट हो गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बचा हुआ समय है उनका सदुपयोग किया जाए। और जैसे अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाकी चीज़ें ओपन हो रही हैं, धीरे धीरे हमने देखा कि अब इस अनलॉक में ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट के वो स्टार्ट हुए हैं, जिम स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से अभी कुछ कंट्रीज़ की एम्बेसीज भी धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, एयरपोर्ट्स ओपन हो रहे हैं। तो इन बच्चों के, देखिए, जो समय निकल गया उसकी तो भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए आगे उनके साथ, भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना हो, तो जितना जल्दी से जल्दी हम इसको खोलेंगे वो देश के लिए और इन बच्चों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सर इसमें 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ फ़ायदा बच्चों का नहीं है, इसमें देश का और देश की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, कोरोना काल में सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका पहले से कोई डेटा मौजूद नहीं है, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो जब भी कोई सरकार के पास ऐसा संकट आता है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, तो उससे कैसे डील करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है और क्या इंस्ट्रक्शंस हमें आगे देनी है, तो एक बहुत ही ये मुश्किल सवाल हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, भारत में सरकार ने 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या होने के बावजूद जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत कम है, तो सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लेकिन जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, आईएलटीएस इंडस्ट्री है, शायद सरकार उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। तो मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि सरकार अगर हमें कार्य करने की अनुमति देती है तो देखिए, सरकार को इसमें डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला बेनिफिट है कि अगर हम काम करते हैं तो सरकार को इनकम टैक्स की जो है, इनकम टैक्स मिलता है सरकार को, बिल्कुल ठीक है। हम लोग इनकम टैक्स के साथ जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। तीसरा, जो भी बच्चा बाहर पढ़ने जाता है वो बाहर जाने के बाद सरकार को, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लोन लिया है, वो लोन की रीपेमेंट करेगा, अपने परिवार को अपने घर में कुछ पैसा भेजेगा, तो सरकार को फॉरेन रिवेन्यू की भी इनकम होती है। जब वो बच्चा वहाँ पढ़ाई के बाद पक्का हो जाता है, एनआरई बनने के बाद, ठीक है, वो उसके बाद भी हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, आजकल हमने देखा है कि जो कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जो भी देश हैं, इनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो सुधरे हैं पिछले सालों के मुकाबले। देखिए, ये संबंध सुधरने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमारे देश में स्थायी सरकार आई है, एक कांस्टेंट गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि जो बच्चे हमने बाहर भेजे, जो कि अब यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ के स्थायी नागरिक बन गए हैं, वो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे इंडिया का। तो जब भी वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ की सरकार बनाने में और गिराने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी बनती है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि इंडियंस जो वोटर वहाँ पे हैं वो नाराज़ ना हो और वो इंडिया के फेवर में हो, क्योंकि जो लोग वहाँ चले गए हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, दोस्त अभी भी इंडिया में हैं, तो उनका जुड़ाव, उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं इंडिया में। तो आप देखें, जो भी उनके नई फॉरेन पॉलिसी बनती है वो इंडिया के फेवर में होती है, तो सरकार को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसके अलावा एक बेनिफिट और, जो बच्चों को हम यहाँ भेजते हैं सभी युवा हैं, वो बच्चे पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज करने के बाद रोज़गार के अवसर ढूंढ रहे हैं। अगर हम इन लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे तो इन लोगों को, सरकार को हिंदुस्तान में ही कोई ना कोई रोज़गार इनको देना पड़ेगा, ठीक है। इन बच्चों को बाहर भेजने से
एक तो सरकार के ऊपर जो दबाव है इनको रोज़गार देने का वो कम होता है, दूसरा ये बच्चे वहाँ जाके भारत की अर्थव्यवस्था में फॉरेन रिवेन्यू जनरेट करने में गवर्नमेंट की हेल्प भी करते हैं। और हमने देखा है कि बहुत ऊंचे मकाम पे, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इंडिया के लोग वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे स्थायी मेंबर बन गए हैं। तो सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यानी आपके अनुसार कि परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से दोनों तरह से जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं वो सरकार भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कमलदीप जी कि एक जैसे पंजाब में सरकार ने इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को लाइसेंस दिए हैं, तो हरियाणा में उसके लिए सरकार ने क्या कुछ किया है या नहीं किया? देखिए, हरियाणा सरकार जो है पिछले कुछ समय से बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। गृह मंत्री अनिल विज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि कबूतरबाजों पे उन्होंने नकेल कसी है, बहुत ज़्यादा FIRs लॉन्च की हैं। देखिए, लीगल और इलीगल है क्या, हमें समझना होगा। जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है ये टोटली लीगल है। हमारे पास एक बच्चा आता है जो कि एम्बेसी की दी गई चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे करता है, बच्चा आइलेट्स का एग्ज़ाम पूरा करता है, वो लीगल तरीके से अपनी फ़ीस को ट्रांसफ़र करता है और एम्बेसी में जो है अपनी एप्लीकेशंस डालता है। अगर एम्बेसी को लगता है कि वो बच्चा कैपेबल है, वीज़ा देने लायक है, तब एम्बेसी सभी नॉर्म्स पूरा होने के बाद उस बच्चे को वीज़ा देती है और बच्चा लीगल तरीके से वहाँ पे बाहर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करता है, उसको अकॉर्डिंगली आगे काम मिलता है, वीज़ा एक्सटेंड होता है। तो ये सारा एक लीगल प्रोसेस है। जो भी वो फ़ीस पे करता है उसमें उसको TDS है, जो भी गवर्नमेंट के टैक्सीज हैं सब वो पे करके जाता है और उनसे जो इनकम होती है उससे जो हमें रिवेन्यू जनरेट होता है उसका इनकम टैक्स GST भी हम सरकार को पे करते हैं। तो जो सब कुछ है वो ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से है और गवर्नमेंट के IT डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट्स की नज़र में है। ठीक है, लेकिन इलीगल बच्चा वो होता है कि देखिए ज़्यादा मालूमात हमें इस बारे में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो एक ओवरविजन आपको दे रहा हूँ कि इलीगल बच्चा जो कि इन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता लेकिन वो जाना बाहर चाहता है, तो वो कोई ना कोई कबूतरबाजों के किसी एजेंट के चंगुल में आता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर आपसे ये दस्तावेज़ पूरे नहीं होने मैं आपको किसी और वे में बाहर भेजता हूँ। ठीक है, वो बिना वीज़े के कोई बॉर्डर पार करा रहा है, कोई इलीगल वे में लेके जा रहा है या जिसको हम डोंकी कहते हैं, भिन्न तरीक़ों से जाता है जो कि जिसके पास वीज़ा नहीं है बिना वीज़ा के जा रहा है जो, तो सर ये इलीगल है। और सरकार का बहुत बेहतरीन प्रयास है कि इन्होंने ऐसे लोगों पे नकेल कसी, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो एक बहुत जो बढ़िया इंडस्ट्री है वो भी बदनाम हो रही थी। तो हम तो खुद चाहते हैं ऐसे लोगों पे नकेल कसी जाए और पंजाब की तर्ज पे यहाँ पे भी एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाई जाए, सो दैट कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट बने कि कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनका आधार कार्ड नंबर है, ताकि एक लिस्ट बने जो प्रॉपर लाइसेंसिंग फीस हम सरकार को दें, सारा इसका डेटा सरकार के पास हो। और यही मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको भी हमें भी लाइसेंस प्रदान किए जाएं ताकि हमें समय समय पर होने वाले जो भी समस्याएं हैं वो हमें ना हो। जी कमलदेव जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार से आप किस तरह की डिमांड करते हैं कि सरकार किस तरह आपको कोऑपरेट करे? देखिए, सरकार से मेरी एक विनम्र प्रार्थना ये है कि हमें, अब मुझे 12 साल हो गए काम करते, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरे स्टाफ की सैलरी लेट हुई हो, लेकिन बड़े हैवी हार्ट से मुझे कहना पड़ रहा है पहले 1-2 महीने लॉकडाउन के बाद हमने सैलरीज दी, लेकिन उसके बाद हमारे खर्चे जस के तस हैं, हमें किराए देने पड़ रहे हैं, हमें कमीशंस बाहर से आई नहीं, हमारे बिजली के बिल वैसे के वैसे हैं, जो बैंक लोन्स लिए हैं उनकी किस्तें वैसी जा रही हैं, गाड़ियों के जो लोन हैं उनकी किस्तें वैसी जा रही हैं, तो काफ़ी सारे जो स्टाफ है उनकी सैलरीज हम नहीं दे पाए। तो बड़े दुखी हृदय से मुझे कहना पड़ रहा है कि एक रोज़गार के जो साधन हैं वो कम हो गए हैं हमारे जो जितने भी हमारे साथी थे। तो मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना की ये है कि जैसे बाकी शिक्षण संस्थान हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनकी तरह हमें कम लोगों के साथ सेंटर्स खोलने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ रेज इमिग्रेशन के मालिक कमलदीप जी, जिन्होंने हमें तमाम उन पहलुओं से अवगत कराया जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, और इवन के जो तमाम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं वो भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और इनकी सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द इन्हें क्लासेस शुरू करने की अनुमति दे ताकि ये सही ढंग से अपना काम कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, देश प्रदेश खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।